हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी में 11th चैप्टर उसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, वर्क और एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पिछले जो कुछ चैप्टर्स थे उनमें हमने वस्तुओं की गति थोड़ा सा इसमें जो है मतलब रिवाइज थोड़ा सा कर लें कि हम लोग ने पिछले चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट थे पिछले चैप्टर जितने भी थे। तो उनमें हमने क्या पढ़ा था, वस्तुओं की गति के का वर्णन किया था। उसमें वर्णन करने के जो तरीके थे उसका डिस्कस किया था उसके उसे। ठीक है, गति का कारण गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो क्या एक अन्य अवधारणा है जिसे हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए उनकी व्याख्या करने में भी ये सारी जो है, जो हमें अनेक जितने भी यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो कार्य है, ठीक है, वो एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाएं जो हैं उनको समझने के लिए उनकी व्याख्या करने में सहायता प्रदान करेगी। अब ऊर्जा, ये इसमें पिछला डिस्कशन इसलिए भी किया गया है कि उससे थोड़ी सी यहाँ पे जो है रिलेट किया जाएगा, इसलिए। ठीक है, तो ऊर्जा तथा शक्ति का जो कार्य है वो कार्य से निकट संबंध होता है। ऊर्जा और शक्ति, इनका कार्य से निकट संबंध होता है। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सभी जितने भी सजीव हैं उनका उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों का अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों क्रियाकलापों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जो है जीवित जो जीव हैं उनके द्वारा की जाती है। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त की जाती है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे कि खेलना, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना पड़ता है, आवास के लिए सुरक्षित तथा जो है सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। तो ये सारे काम जो हैं वो जानवरों के भी होते हैं। ठीक है, वो फ्री नहीं बैठे रहते हैं। तो इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने और खेत जोतने के लिए भी उपयोग में लाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सभी जो क्रियाकलाप ये जो जंतुओं के द्वारा हो रहे हैं उन सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा इन्हें कहाँ से प्राप्त होती है, हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। मशीनों के बारे में भी सोचिए, उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं, और उन्हें जब कार्य में जब मतलब कि कार्य के लिए आप उनका जब यूज़ करते हैं तो उन्हें ऊर्जा की कहाँ से आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उनका यूज़ करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के लिए उनके लिए क्या जो है इंतजाम होता है। तो कुछ इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता होती है, सॉरी, क्यों होती है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए, इन सब के लिए हमें सबसे पहले पता करना है कार्य क्या होता है। तो कार्य के बारे में, वर्क क्या होता है, वर्क क्या है, कार्य क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं उनमें अंतर है। जिस रूप में हम इसको जो है डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं जो कार्य, और जो हम साइंटिफिकली जो यूज़ करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ उदाहरण पर विचार करें। सबसे पहले, कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। ठीक, तो ये इस हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कमली है, वो परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अध्ययन में बहुत सारा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचार को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है। ठीक है, सारी क्लासेस अटेंड करती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। तो सामान्य बोलचाल में हम कह सकते हैं कि उसने काम बहुत किया, कठोर काम किया। ठीक है, यदि हम कार्य का वैज्ञानिक जो है परिभाषा के अनुसार अगर देखें तो कठोर काम में वो बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित होगा। ठीक है, तो आप एक बहुत बड़ी चट्टान को ढकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, चट्टान को ढकेलेंगे। मान लीजिए कि आपने अपने सारे प्रयत्नों के बावजूद भी चट्टान नहीं हिलती है, आप पूर्णतः एकदम जो है थक जाते हैं, अपनी सारी एनर्जी इसमें लगा देते हैं। तथापि आपने चट्टानों पर कोई कार्य, तब इतना सब कुछ करने के बाद आप थक भी गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी यही कहा जाएगा कि आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया गया। तो कितना दुख होगा ना। तो ये यहाँ पे किया जाएगा कि कोई कार्य नहीं किया। अब यहाँ से मेनली हमें यही खोजना है कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो साइंटिफिकली ये जो है प्रूफ की मतलब कि वैज्ञानिकों के द्वारा कार्य की क्या परिभाषा आएगी। तो चूंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ, यही जो मेन पॉइंट है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बल तो हम लगा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारा परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों में जो वस्तु है उनमें विस्थापन नहीं हो रहा। इस वजह से हम जो साइंटिफिकली तौर पर हम उसे ये कहेंगे कि इसमें कार्य नहीं हुआ है।
आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रख करके कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं। आपने प्रयास किया तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? जो आपने बोझ उठा रखा है उस पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हमने विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं, विज्ञान में उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया। जो विज्ञान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमने सर पे अगर बोझा रखा हुआ है लेकिन हमने कोई काम नहीं किया, भले ही हम कितना भी थक गए। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़ करके इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित है। अगर ये इसमें जो देखें, क्योंकि हमने ये देखा कि हम अपना जो है बल है, अपना फोर्स है, वो भी लगा रहे हैं, हम थक भी रहे हैं, लेकिन हमारा विस्थापन भी हो रहा है। हम सीढ़ियों से नीचे से हम डायरेक्टली ऊपर तक के पहुंच गए, वो भी चल करके, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सारा काम किया। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। दैनिक जीवन में हम चाहे वो शारीरिक करें, मानसिक करें, उन सभी को ही हम क्या कहते हैं? कार्य समझते हैं। कुछ क्रियाकलाप जैसे कि मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र सिनेमा को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना, कभी कभी कार्य, ये सारी चीज़ें में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कभी कभी वो कार्य नहीं समझा जाता है। कार्य क्या होता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए हमें कुछ क्रियाकलाप करना होगा। तो आइए देखते हैं विज्ञान किस चीज़ को विज्ञान कार्य कहता है। उपरोक्त अनुच्छेदों में जो अनुच्छेद दिए गए थे उनमें हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों की चर्चा भी की जिन्हें हम प्रायः अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। इनमें प्रत्येक क्रियाकलाप में यहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग देखें। किस वस्तु पर कार्य किया गया? जितने भी क्रियाकलाप जो किए गए ना उनमें हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। किस वस्तु पर कार्य किया गया? वस्तु पर क्या घटित हो रहा है? क्या कार्य कौन कर रहा है? तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। अब विज्ञान किस चीज़ को विज्ञान जो है वो किसको कार्य कह रहा है, तो उसे देखते हैं। विज्ञान की दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, ये समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे गुटके को ढकेलें। गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया और जिससे गुटका जो है वो विस्थापित हो गया, क्योंकि एक जो है सीधी डायरेक्शन में विस्थापित हुआ। तो इस स्थिति में कार्य हुआ, ठीक है। अब एक लड़की है, वो किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक के चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया, खींचने वाला, क्योंकि बल क्या होता है? पुश एंड पुल होता है, इसी से ही जो है डिस्क्राइब किया जाता है बल को, ठीक है। तो लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और वह विस्थापित हो गई, इसलिए वहाँ पे भी कार्य किया गया। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है तो पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, अपनी जगह से वो हट गई, ठीक है, इसलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहली दशा क्या होगी? वस्तुओं पर कोई बल लगना आवश्यक है, ठीक है। वही दूसरी दशा ये होगी कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया जाएगा। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। और दैनिक जीवन में तो जहाँ पे हमारी एनर्जी लॉस हो रही है वो सारी चीज़ें क्या है? कार्य हैं। वो चाहे हम बैठ करके मूवी ही क्यों ना देख रहे हो। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है। गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है, ठीक है, तथा गाड़ी कुछ दूर चली है। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया है? जाहिर सी बात है, इसमें विस्थापन हुआ है तो कार्य किया गया है। क्रियाकलाप के आधार पर देखें, हमने अपने दैनिक जीवन में कुछ स्थितियों पर विचार, अपने दैनिक जीवन की जो कुछ स्थितियां हैं इन पर विचार कीजिए जिनमें कार्य सम्मिलित हो। ये हमें क्रियाकलाप करना है, ठीक है, और उनकी जो है सूची बनाएंगे। फिर अपने मित्रों से विचार विमर्श करेंगे कि इसमें कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया है, कौन कौन सी स्थिति में। फिर अपने उत्तरों का कारण जानने का प्रयत्न भी करेंगे, आखिर किस जो है कारण से इसमें कार्य हुआ है। यदि कार्य हुआ है तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है कि वो कार्य हुआ है, और वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया है, ये भी हमें बताना है। जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, ये भी हमें बताना है। तो ये क्रियाकलाप हम लोगों को करना होगा। अब यहाँ पे एक और क्रियाकलाप है, जैसे कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती है, ठीक है। बल लगाया है लेकिन वो विस्थापित नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल जो चट्टान का एग्जाम्पल लिया गया था, ऐसी स्थिति पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगे बिना ही विस्थापित हो जाती है। तो प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियाँ आप सोच सकें उनकी सूची बनाइए और अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या इन स्थितियों में कार्य हुआ। क्योंकि देखिए दोनों ही जो कंडीशंस हैं उनका फॉलो होना ज़रूरी है। अगर जो है बगैर बल के अगर वस्तु विस्थापित हो जा रही है तो
तभी भी कार्य नहीं किया गया। और अगर बल लगाने पर भी वस्तु विस्थापित नहीं हो रही तभी भी कार्य नहीं किया गया, क्योंकि कार्य जो साइंस ये मानता है कि कार्य तभी होगा जब वस्तु पर बल भी लगाया जाए और वो विस्थापित भी हो, ठीक है, तभी वो कार्य कहलाया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। तो नियत बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या है? विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है। मान लीजिए कि ये वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हो रही है, ठीक है, और मान लीजिए W किया गया कार्य है। तो कार्य की जो परिभाषा है उसके अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है, ये इसकी परिभाषा है। तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन, यानी W = F × S। तो यहाँ पे ये चित्र देखिएगा कि एक जो है यहाँ पे गुटका दिया गया, इस पर जब फोर्स लगाया गया तो इसका विस्थापन यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो ये इसका विस्थापन हुआ। बल लगाया गया उसके बाद उसका विस्थापन हो गया। तो इसके अनुसार यहाँ पे चूंकि एक नियत बल की बात की जा रही है तो क्या होगा? अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई जो दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कार्य होता है उसमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो यदि F = 1N है और S = 1M है तो बल द्वारा किया गया कार्य 1Nm होगा। यहाँ बल का मात्रक न्यूटन मीटर है और इसे हम जूल भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, न्यूटन मीटर भी कहेंगे बल का मात्रक, और जो है, ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा, और जो है यहाँ पे इसको जूल, क्योंकि ये क्या है? कार्य की बात की जा रही है ना, तो इस वजह से, या फिर जूल। हालांकि यहाँ पे बल का मात्रक नहीं, कार्य का मात्रक होना चाहिए। आगे देखिए, अतः 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। तो समीकरण में 11.1 को ध्यानपूर्वक देखिए जो ऊपर दी गई थी। यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा? हमें पता है कि W = F × S होता है, ठीक है। अगर F जो है वो क्या है? 0 है, तो कार्य कितना होगा? यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा? दोनों ही को एक बार शून्य कर दें। उन दिशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें, किसी वस्तु पर 5N बल लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय बल और वस्तु जो है बल की दिशा में जो है विस्थापित हो रही है, ठीक है, तभी वह कार्य किया जाएगा। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगातार है, विस्थापन हो रहा है और लगातार जो है बल लगता रहे, तो समीकरण 11.1 के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए, पहले तो 5 न्यूटन, और जो है क्योंकि W = क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन F × S होता है, तो 5 न्यूटन × 10 2 हो जाएगा, तो 10 न्यूटन मीटर हो जाएगा, या 10 जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही जो है इसका आंसर आएगा। तो ये जो है बल का जो विस्थापन होगा तो उसी के आधार पर, ठीक है। एक अन्य स्थिति पर भी विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है। बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में। एक बच्चा किसी खिलौना कार, जैसे चित्र में दिखाया गया है, उसके अनुसार धरती के समांतर वो उसे खींच रहा है, खिलौने कार को। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया, ठीक है, विस्थापन की दिशा में बल लगाया। इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि जो है बल जिस दिशा में लगाया जा रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसलिए जो बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो धनात्मक माना गया है। यहाँ पे देखिए, वो इसको जो है पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो अपनी तरफ खींच रही है तो जिस तरफ वो जो है फोर्स लगा रही है उसी तरफ उसका विस्थापन भी हो रहा है कार का। अब एक स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक वस्तु है वो समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल लग रहा है। मतलब कि एक जो है कोई वस्तु है जो इस दिशा में फोर्स जो है मतलब कि गति कर रही है, ठीक है, तो यानी कि इसका उस पर जो बल है वो इधर लग रहा है। इस वस्तु को रोकने के लिए जो दूसरा इसके ऊपर जो है फोर्स लग रहा है वो अवमंदक बल इस तरफ से लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक अवमंदक बल जो है वो F आरोपित किया जाता है, अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 का कोण बन रहा है, सब दोनों ही क्षैतिज में हो रही। माना कि वस्तु S दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है, S दूरी पर वो विस्थापन करती है। ये बात उसमें की जा रही है कि जब जो है कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, उसमें हमने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगने के बाद तुरंत थोड़ी ना रुक जाती है। ब्रेक लगने के बाद वो कुछ दूरी तक दूरी तक विस्थापित होती है, उस समय इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में अवमंदक बल लग रहा होता है, ठीक है। तो वही बात की जा रही है
कि फिर कुछ देर बाद वो उसके पश्चात रुक जाती है। ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि अब फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, जहाँ पे भी अवमंदक बल की बात आएगी वहाँ पे फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य F इंटू डेल्टा एस या माइनस एफ इंटू एस है। जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। उपरोक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसे समझने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप जो है उन्हें करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहले हम क्रियाकलाप करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। किसी वस्तु को ऊपर उठाइए और आपके द्वारा वस्तु पर लगाया गया जो बल है उसके द्वारा किया गया कार्य, मतलब कि द्वारा जो कार्य किया गया है वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, वस्तु ऊपर की ओर चलती है, आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है, तथापि वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत है क्योंकि ऊपर की ओर चल रही है ना, इसलिए। इनमें से कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है और कौन सा बल ऋणात्मक कार्य कर रहा है? कारण बताइए। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि वस्तु को ऊपर उठाइए और आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया। वस्तु ऊपर की ओर चलती है, ऊपर की ओर चलती है, यानी कि हम जो है फोर्स जो है वो किधर लगा रहे हैं? ऊपर की ओर लगा रहे हैं, यानी कि जिधर हम वस्तु को विस्थापित करें उधर की ओर लगा रहे हैं। तो हम जो लगा रहे हैं वो तो धनात्मक होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो रहा है। आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में, इसलिए वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। तथापि वस्तु पर गुरुत्वीय बल जो लग रहा होगा वो वस्तु को नीचे की ओर घसीट रहा होगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको, उसके विस्थापन की दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में उसको घसीट रहा होगा, तो वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो आइए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कुली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठा करके अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य का परिकलन कीजिए। तो बोझ का द्रव्यमान जो है वो कितना है? 15 केजी है। विस्थापन कितना है? 1.5 मीटर है। किया गया कार्य कितना होगा? F इंटू एस में F की जगह हम mg रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम भार रखते हैं ना, तो जो है इसका भार यहाँ पे रखेंगे, तो mg रखेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ उठाया जा रहा था। तो m में m की जगह 15 रखेंगे और g की जगह हम यहाँ पे 10 रख देंगे, और पूरे को जो हम सॉल्व करेंगे तो 225 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पे जब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा न्यूटन मीटर या फिर 225 जूल। कुली द्वारा बोझे पर किया गया जो कार्य है वो 225 जूल है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ऊर्जा। अब ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? कहाँ से जो है प्राप्त होती है? तो देखिए, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से व्युत्पन्न होते हैं। सूर्य से बहुत से ऐसे स्रोत हैं ऊर्जा के जो हमें सूर्य से ही जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या परमाणुओं के नाभिकों से पृथ्वी के आंतरिक जो भाग हैं उनसे तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, पवन ऊर्जा भी होती है और जो केमिकल एनर्जी भी होती है, अलग अलग तरीके की एनर्जीज होती हैं। अब क्रियाकलाप के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करें। ऊर्जा के कुछ स्रोतों को ऊपर दिया गया है, कुछ ऊपर दिए गए थे। ऊर्जा के अनेक अन्य स्रोत भी हैं, उनकी सूची बनाइए। जो जो स्रोत आपको पता है उसकी सूची बनाइए। दूसरा, छोटे समूहों में विचार विमर्श कीजिए कि किस प्रकार ऊर्जा के स्रोत, कुछ स्रोत सूर्य के कारण हैं। सूर्य के कारण कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? क्या ऊर्जा के कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं हैं? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है सोचनी है, विचार विमर्श करना है इस पर। ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्रायः हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ भी है, जैसे कार्य का था। तो आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। जो विकेट खड़े रहते हैं ना, उसमें जैसे ही वो खूब तेज वेग से आ रही होती है जो बॉल, जब उससे जो है टकराती है तो वो गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं और तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। ठीक है, और आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। यानी कि सारी जो ऊर्जा है वो उसको ऊपर उठाने में कार्य किया गया, ऊर्जा सारी उसमें हथौड़े में समाहित हो गई। उसके बाद जब उसको वो जब पटका जाएगा उसको, तो वो जो है उस पर सारी ऊर्जा कील पर लगा दी जाएगी। हमने बच्चों को खिलौने, जैसे खिलौना कार है, उनमें चाबी बढ़ते भी देखा है। जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तो ये गति करने लगता है। जब किसी गुब्बारे में हवा भर करके उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है।
यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर वो वापस से अपनी मूल आकृति में आ जाता है, किंतु यदि अगर हम गुब्बारे को और अधिक बल से दबाएं तो वो विस्फोटक ध्वनि के साथ फट जाता है। तो ये सभी जो है, ये सारे जो उदाहरण हैं वो एनर्जी के उदाहरण दिए गए थे। ठीक है, कि हर किसी काम में, हर जो वस्तुएं हैं इनमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने की जो क्षमता है वो अर्जित कर लेती हैं। ठीक है, तो वस्तुएं जो है वो अलग अलग प्रकार की जो कार्य करने की क्षमता है उसे अर्जित कर लेती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। कोई वस्तु इसमें अगर कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें क्या है, ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जिस पर कार्य किया जाता है उसमें वृद्धि होती है, जो कर रही होती है उसमें हानि होती है, क्योंकि वो अपना जो है वेस्ट करेगी ना, अपनी एनर्जी। किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। ऊर्जा है तो वो दूसरी वस्तु पर फोर्स, बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। तो दूसरी वस्तु क्योंकि ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती हैं, और इस प्रकार यह गति में आ सकती हैं। तो कुछ कार्य कैसे कर सकती है, हमारे पास अगर मान लीजिए ऊर्जा है तो हमने अपनी ऊर्जा को बल के रूप में दूसरी जो वस्तु है उसमें हमने ट्रांसफर कर दिया। हमने बल लगाया तो दूसरी वस्तु में जो एनर्जी आई तो दूसरी वस्तु भी उस एनर्जी के द्वारा कार्य करेगी ना, तो वो चलने लग गई। तो ये हुआ। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वो कार्य कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में भी मापा जा सकता है। तो ये जो किसी वस्तु में निहित जो ऊर्जा है उसको उसकी कार्य करने की जो क्षमता है उसके रूप में मापा जा सकता है। इसलिए ऊर्जा का जो मात्रक है वो वही होता है जो कार्य का होता है, यानी जूल। तो कार्य करने की क्षमता कही गई ना इसी वजह से। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा है वो भी 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रा किलो जूल का उपयोग भी किया जाता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। यानी कि अगर कहीं पे भी 1 किलो जूल अगर आएगा तो उसे हमें जूल में अगर परिवर्तित करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऊर्जा के रूप। अब ऊर्जा के रूप कौन कौन से हैं, तो ये देखें, सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। इससे भी सोचिए कि आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता यानी वस्तु जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है। अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। तो इसके बारे में हमें सोच विचार करना है कि कैसे वो जो है उसमें ऊर्जा कैसे है। तो एक साइंटिस्ट हैं जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिनके नाम पे ही जो जूल और ऊर्जा और कार्य का मात्रक है, इनकी लाइफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मागतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत की ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया। ठीक है, तो विद्युत का जो ऊष्मीय प्रभाव है इसके बारे में इन्होंने नियम बनाया। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया, क्योंकि हमने अभी देखा कि ऊर्जा न नष्ट हुई ना ही उसकी शुरुआत होती है। बस हमारे पास जो ऊर्जा थी, एनर्जी थी, वो हमने, या जो हथौड़े में निहित ऊर्जा जो थी वो कील में चली गई। ठीक है, तो ऊर्जा का ट्रांसफर होता रहता है। तो इसी जो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही है। ठीक है, तो यही सत्यापित इन्होंने किया। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की जो खोज है वो भी इन्होंने ही की, और ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल इन्हीं के ही सम्मान में रखा गया। तो अब ये जो ऊर्जाओं के जो प्रकार हैं इनमें सबसे पहली जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक भारी गेंद लीजिए, इसे रेत की मोटी परत क्यारी पर गिराइए। गीले रेत की सतह अच्छा कार्य करेगी। जो गीली रेत की सतह है, ठीक है, वो अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराइए। गेंद रेत में एक गड्ढा बना देती है। ठीक है, जब इतनी ऊंचाई से हमने इसको गिराया। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिरा करके और दोहराइए। फिर सुनिश्चित कीजिए कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दें। तो ये भी ज़रूरी है कि सारे गड्ढे जो हैं वो साफ साफ दिखाई दें। गेंद को गिराने की जो ऊंचाई है उनके अनुसार सभी गर्तों, जो गड्ढे हैं, उन पर निशान लगाती जाइए कि कौन सा गड्ढा कितनी ऊंचाई से गिराएगी, जो बॉल है उससे बना है। उसके बाद है उनकी गहराइयों की तुलना करिए। इनमें से कौन सी गर्त सबसे अधिक गहरी है और कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला है, सबसे जो मतलब कम है। ठीक है, गेंद ने किस कारण से जो गहरा गड्ढा है वो बनाया है। तो विचार विमर्श कीजिए तथा विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्रियाकलाप हमारा है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो चित्र आगे हम देखेंगे उसके अनुसार उपकरण सज्जित कीजिए। जो इसमें उपकरण यूज़ किया गया है, एक ज्ञात द्रव्यमान की लकड़ी के गुटके को, जो लकड़ी का एक हमें गुटका लेना है जिसका हमें वेट पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ पे एक ट्रॉली जैसा ये है, जो है एक ट्रॉली जैसी बना दी गई है। उसमें यहाँ पे ये पत्थर है और उनको इस तरीके से सिस्टम से यहाँ पे एक छोटा सा लकड़ी का गुटका है उसको लटकाया गया है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है।
तो ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए, ठीक है, एक लकड़ी के गुटके को। पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो जाए, वो जो नीचे पल्ला जो लटक रहा था। अब ट्रॉली आगे चलती है तथा लकड़ी के गुटके से टकराती है, दो लकड़ी के गुटके इसमें रखे हुए थे ना। फिर उसके बाद क्या करना है, मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाइए कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए। अवरोधक भी लगाना है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये जो है इस तरीके से यहाँ पे ये जो है अवरोधक भी यहाँ पे लगा रखा है। ये जैसे ही यहाँ भार है वो नीचे की तरफ वेट होएगा, ये आगे की तरफ खिसकेगी, इससे टकराएगी जो गुटका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब उससे जो है ट्रॉली जब टकराएगी तो वो वहीं पे रुक जाएगी और गुटका जो है वो विस्थापित हो जाएगा। गुटके के विस्थापन को मापिए, इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके से ऊर्जा गुटका जो है उसने ऊर्जा ग्रहण की, यानी ट्रॉली से उसने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली ने टक्कर मारी, तो ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। ये ऊर्जा कहाँ से आई? पलड़े पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को फिर से दोहराइए। और किस अवस्था में विस्थापन अधिक है, किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक होगा? इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है, अतः इसमें ऊर्जा विद्यमान है, ठीक है। तो यही चीज़ मेन यहाँ पे हुई कि मेन जो कार्य करने का काम कौन कर रही है? गतिशील ट्रॉली कर रही है, तो उसी में ऊर्जा विद्यमान है, तो उससे ऊर्जा किस में चली गई? गुटके में चली गई, जो कि जिस वजह से गुटका जो है वो विस्थापित हो गया। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती हुई वस्तु अपनी सुदृढ़ अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य करेगी। तेज जो चल रही वस्तु है वो ज़्यादा कार्य करेगी धीमी वस्तु के अकॉर्डिंग। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को जो है कैसे भेद पाती है? बहती हुई हवा पवन चक्की की जो पंखुड़ियाँ हैं उससे कैसे घुमा पाती है? गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गति करती हुई जो वस्तु होती है उनमें क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो ये जो काम है कि जो गोली है जो कि भेद रही है वो ऊर्जा के कारण भेद रही है, ठीक है। वही जो हवा जो है वो ऊर्जा के कारण जो है पवन चक्की की पंखुड़ियाँ हैं उनको घुमा रही हैं। गिरता हुआ नारियल गतिशील कार्य, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, और बहता हुआ, यहाँ पे क्या दिया जाएगा? पानी दिया जाएगा। और बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि, सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है, ठीक है। सभी में ऊर्जा विद्यमान है, वो भी किस फॉर्म में? गति के फॉर्म में है, इसलिए सब इस ऊर्जा को हम कहेंगे गतिज ऊर्जा। संक्षेप में, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है, जितनी ज़्यादा उसकी चाल बढ़ेगी गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ जाएगी। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है? परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर उस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। वेग को प्राप्त करने में जितना उसने कार्य किया होगा उसी के बराबर गतिज ऊर्जा का मान होगा। आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि एक समान वेग u से गतिशील है। अब मान लीजिए कि जब इस पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। इक्वेशन 11.1 से ये किया गया कार्य जो है वो WFS के बराबर है, ठीक है। कार्य क्या होता है? बल जो है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि इसका वेग क्या है? u से वो v हो जाता है वेग वस्तु का, ठीक है। मान लीजिए उत्पन्न हुए जो त्वरण, अब वेग परिवर्तन हुआ तो त्वरण क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो अब ये जो 8.5 जो इसका अनुभाग दिया गया था उसमें हमने गति के 3 समीकरण पढ़े थे, ठीक है। तो गति के जो 3 समीकरण थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो एक समान त्वरण a से गतिशील वस्तु के जो प्रारंभिक वेग है u, वो अंतिम वेग v में विस्थापन s के बीच निम्न संबंध बताया गया था कि ये जो गति का एक नियम था जिसमें v² माइनस u² = 2as था, ठीक है। तो जहाँ से अगर हम s यानी विस्थापन निकालना चाहेंगे तो v² माइनस u² अपॉन 2a हो जाएगा। तो ये एक विस्थापन का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 वाले में देखा था कि जो है हमें ये ज्ञात है कि F = ma। इस प्रकार जो समीकरण 11.2 है उसमें समीकरण 11.1 में रखने पर हम बल F द्वारा किए गए कार्य को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो W = यहाँ देखिए 11.2 से हमें क्या निकल गया? विस्थापन निकल गया। और F = हमें पता है ma होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि W का जो फॉर्मूला है, कार्य का फॉर्मूला होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। अब इन बल की जगह पे ma रख दो और S की जगह पे ये वाला पूरा फॉर्मूला रख दो, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सारी जो है वैल्यूज़ रखने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? तो a से a तो कैंसिल हो गया, a से a जो कैंसिल हुआ तो यहाँ पे जो है ये जो हाफ है वो कहाँ से आया? हाँ 2a था ना, तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या था कि जो फॉर्मूला था ना वो ये क्या था? v² माइनस u² अपॉन 2a था। तो
ए से ए तो इधर वाला जो था वो तो कैंसिल हो गया, तो बचा 2, तो इसको हम 1/2 करके लिख देंगे, m हो जाएगा v² - u² हो जाएगा। तो ये एक जो है ये इतना मैटर इसका बचा। ठीक है, अब इसके बाद यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है तो हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो 0 हो जाएगा। तब हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा ऊर्जा का, वो आएगा W = ½ mv² होएगा। तो ये स्पष्ट है कि किया गया जो कार्य है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। तो u जब प्रारंभिक वेग जो है 0 होगा तो किया गया कार्य जो होगा वो कितना होगा, ½ mv² होगा। अतः m द्रव्यमान की तथा जो m जो है वो द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो यहाँ पे यही जो कार्य है वही क्या ऊर्जा कहलाएगी, तो यही गतिज ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या होगा, ½ mv² होगा। तो यहीं से ही गतिज ऊर्जा E का फॉर्मूला निकला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी नोट डाउन करिएगा। अब उदाहरण देख लेते हैं। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर/सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए द्रव्यमान वस्तु का कितना है, 15 kg है, वेग कितना है, 4 मीटर/सेकंड है। तो इक्वेशन जो 11.5 थी इसके अनुसार हम ये फॉर्मूला रखेंगे, ई के ½ mv²। तो इसमें हम वैल्यूज़ रख देंगे। तो जो m है उसकी 15 kg हो जाएगी और जो v है उसका 4 मीटर/सेकंड² था, तो दो दो बार लिख दिया जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 120 जूल आएगा। क्योंकि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, इसलिए वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, 120 जूल होगी। एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है, ठीक है, उसके वेग को 30 किलोमीटर/आवर से 60 किलोमीटर/आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा। तो कार का द्रव्यमान कितना है, 1500 kg है। कार का प्रारंभिक वेग कितना है, u 30 किलोमीटर/आवर है प्रारंभिक वेग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 से कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। तो प्रारंभिक कितना है, 30 है और किलोमीटर/आवर में है, तो हम इसको मीटर/सेकंड में करेंगे। तो मीटर/सेकंड में करने के लिए 30 किलोमीटर/आवर को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को। सेकंड घंटे को जो सेकंड में करेंगे तो 3600 से डिवाइड कर देंगे, 3600 हो जाएगा यहाँ पे। सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 25/3 मीटर/सेकंड। ठीक, इसी प्रकार कार का जो अंतिम वेग होगा वो 60 किलोमीटर/आवर होगा। तो 60 किलोमीटर/आवर जो होगा उसका जो आएगा 50/3 मीटर/सेकंड², सॉरी मीटर/सेकंड। इसलिए कार की जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, तो कार की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो होगी ½ mu²। और ये हाफ हो जाएगा, m की वैल्यू ये हो जाएगी। और जो प्रारंभिक वेग जो था वो जब जो है प्रारंभिक वेग को कितना रखा गया था, 30 किलोमीटर/आवर रखा गया था ना, तो उसको सॉल्व जब किया तो 25/3 मीटर/सेकंड आया। इससे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कि 1,56,256/3 जूल। ये कब आया, जब प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी थी। इसी प्रकार कार की जो अंतिम ऊर्जा गतिज ऊर्जा है उसको भी निकालें, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी वही वैल्यूज़ होंगी, बस यहाँ पे 50/3 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वो 6,25,000 हो जाएगा /3 जूल। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो फॉर्मूला है वो यही बता रहा है कि कार्य तब है जब गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ, चेंजेस जो हुए। तो चेंजेस के लिए जो फाइनल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उससे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो है फॉर्मूला था, ये हो गया। तो गतिज ऊर्जा हमारी फाइनल होगी। गतिज ऊर्जा से यही पता चला कि कोई भी वस्तु जो होती है वो जितनी तेज़ी से, मतलब कि उसके वेग में जितना ज़्यादा जो है परिवर्तन होगा, जो वस्तु जितनी ज़्यादा गतिशील होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके बारे में हमें क्या देखना है, क्रियाकलाप के आधार पर देखते हैं। एक रबर बैंड है, रबर का छल्ला लीजिए, इसके एक सिरे को पकड़ करके दूसरे सिरे से खींचिए, छल्ला खींच जाता है। छल्ले के एक सिरे को छोड़िए, तब क्या होता है, जब एक सिरे को हम छोड़ देंगे तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जो 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 छल्ला जो था वो जो खिंचा हुआ था, तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है उसकी कंडीशन में आने लग जाएगी, यानी छल्ला अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने के लिए का प्रयत्न करेगा जब हम एक तरफ से छोड़ देंगे। स्पष्ट है कि छल्ले ने अपनी खिंची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली। तो खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित की, जो उसने कुछ ऊर्जा जो है हासिल की होगी ना खींचने पर। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग, तो पहली बार में रबर लिया, दूसरी बार में हम स्प्रिंग लेंगे। स्प्रिंग के लिए क्या करेंगे, जैसे नीचे चित्र में दिखाए गए, तो इसके अनुसार अपने मित्र से इसके एक सिरे को पकड़ने के लिए कहेंगे। आप एक तरफ से पकड़ेंगे, मित्र एक तरफ से पकड़ेगा, आप दूसरे सिरे को पकड़ेंगे तथा अपने मित्र से दूर चलने के लिए कहेंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि जो स्प्रिंग है उसको छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। तब क्या होगा, खींचने पर जो स्प्रिंग ने किस प्रकार ऊर्जा उपार्जित की थी और क्या संपीड़ित करने पर जब इसको सिकोड़ा गया, ठीक है, तब जो ये स्प्रिंग है उसकी ऊर्जा उपार्जित, क्या तभी भी जो है वो ऊर्जा उपार्जित करेगी। एक और क्रियाकलाप, तो ये सारे क्रियाकलाप अभी क्लियर होंगे सब। एक और क्रियाकलाप में हमें क्या करना है, एक खिलौना कार लीजिए और इसमें चाबी भरिए, क्या और कार को ज़मीन पर रखिए। क्या ये चलती है,
इसने इसने ऊर्जा कहाँ से उपार्जित की, चलेगी तो है ही, बिल्कुल चाबी भरी गई है, ठीक है। इसने ऊर्जा कहाँ से उपार्जित की, क्या उपार्जित हुई, जो है उपार्जित ऊर्जा है वो चाबी द्वारा भरे गए जो लपेटन हैं उनकी संख्या पर निर्भर करती हैं। आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और क्रियाकलाप, उसके बाद इसका जो है क्लैरिफिकेशन होगा। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाइए, एक निश्चित ऊंचाई तक उठाइए। वस्तु अब कार्य कर सकती हैं, ठीक है। छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगती है। वस्तु अब कार्य कर सकती है, छोड़ने पर क्या होगा, यह नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसने कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली थी। जब ऊपर तक ले जाने में उसने कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली थी, इसलिए अब नीचे गिरते समय में उसका वो यूज़ होगा। अधिक ऊंचा उठाने पर यह अधिक कार्य कर सकती है और इस प्रकार इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान, वो ये यहाँ पे एग्जाम्पल वाला दिया गया है हथौड़े वाला। हथौड़े को जब ऊपर लेकर के जाते हैं तो कुछ ऊर्जा वो जो है उपार्जित कर लेती है। उसके बाद फिर जब उसको छोड़ा जाता है तो उसी फोर्स के साथ ही वो जो है कील को ठोकने में कील पर वो जो है बल लगाती है। इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई है, सोचिए तथा विचार विमर्श कीजिए। तो अब आइए देखते हैं कि उपरोक्त जितनी भी परिस्थितियां थीं उनमें वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा जो है वो संचित हो जा रही थी। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी स्थितियां थी उनमें हमने ये देखा कि वस्तु पर जो भी हमने कार्य किया तो उसके कारण उसमें जो ऊर्जा है वो संचित हो जा रही है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है उसके रूप में संचित रहती है यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है, ठीक है। तो अगर ये जो है किसी मतलब किसी भी काम में अगर ये जो ऊर्जा है वो उपयोग में नहीं आ रही है तो वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है इसमें ऊर्जा संचित है लेकिन जो है वो अभी क्या है वो कहीं यूज़ में नहीं आ रही है। जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं उसमें, उसके खींचने में कुछ ऊर्जा लगाएंगे ना। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं, चाबी भरने में कार्य तो करेंगे, तो इसमें अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई तो हमारे हमसे जो ऊर्जा है वो स्थानांतरित हो जाएगी कमानी में। तो कमानी में स्थानांतरित की गई जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो डिफिनेशन है ये स्थितिज ऊर्जा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी जो स्थिति है अथवा उसका जो विन्यास है उसमें जो इसके चेंजेस आते हैं, परिवर्तन के कारण जो प्राप्त ऊर्जा जो होती है कि अभी इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है लेकिन परिवर्तन होने के बाद जो उसने एनर्जी प्राप्त की है वो किस फॉर्म में इसके अंदर रहेगी, संचित स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। एक और क्रियाकलाप देखिए, इसमें बांस की एक खपच्ची लीजिए और इससे चित्र में जैसे दर्शाया गया है उसके अनुसार एक धनुष बाण बनाइए। किसी हल्की डंडी का एक तीर बनाइए और तीर का एक सिरा धनुष की तनित डोरी पर रखिए। अब डोरी को खींचिए और तीर को मुक्त कीजिए। तो देखिए तीर को धनुष से दूर जाते हुए देखिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। धनुष की आकृति जो है उसमें परिवर्तन में ध्यान दीजिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसमें जो धनुष की आकृति में जो चेंज होता है तो वो क्या होता है कि हम अपनी जो ऊर्जा है वो धनुष की आकृति में जब चेंज हो रहा है यानी कि इसकी जो रबर है वो जब खींच रही है, उसका तार जब खींच रहा होगा तो हमारी एनर्जी उस तार में जो है या धनुष जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रही होगी। फिर जब तीर फेंकी जाएगी तो ये जो स्थितिज ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी जिससे तीर गतिशील होकर के दूर जाके गिरता है, ठीक है। ये धनुष की जो तनित डोरी है उस पर रखा गया तीर, यहाँ पे 3 सिचुएशन यहाँ पे दिखाई गई, ठीक है। ऊर्जा परिवर्तन की भी जो है कैसे स्थानांतरण की भी दिखाई गई कि स्थिति से गतिज ऊर्जा में कैसे हो। फिर है नेक्स्ट हेडिंग है कि किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि होती है। ऊंचाई तक हम उसको उठाएंगे तभी हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें हाइट मांगी जाती है। इसका कारण यह है कि इसको ऊपर उठाने पर इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। तो इस पर कार्य किया जा रहा है तो ऊर्जा संचित तो होगी ही, ठीक है। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है तो इस प्रकार की जो वस्तु में विद्यमान ऊर्जा है उसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब गुरुत्व बल के जो है विरुद्ध किया जा रहा है तो ऊर्जा कैसी होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य को परिभाषित करता है। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम व्यंजक जो है उसको ज्ञात करना सरल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक बल है, ठीक है, भूमि से इसको h हाइट तक के ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे एक ऊर्जा संचित होगी जो कि कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक द्रव्यमान है m,
एक m द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए कि इसे धरती से h ऊंचाई तक के ऊपर उठाया जाता है। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है ऊपर उठाने में। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg जो है, जो वस्तु का जो भार होगा उसके बराबर होता है। अब ऊपर उठाया जा रहा है तो उसकी जो हाइट होगी वो भी बात की जाएगी। तो वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर होगा, ऊर्जा उपार्जित होगी। ठीक है, बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य है वो क्या है, W है। तब किया गया कार्य क्या होगा, बल जो है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होगा। तो विस्थापन नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है ना, ऊंचाई पर उठाया जा रहा है, तो विस्थापन क्या है, हाइट में है। बल क्या है, भार, वही भार होगा mg, तो mgh हो जाएगा। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, mgh हो जाएगा। और यही कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में होगा। इस वजह से क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। इसलिए यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा EP है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की होती है mgh। तो अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या उसके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर करती है। किसी वस्तु के लिए दी हुई जो स्थिति है उसके लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा को कोई विशेष मान हो सकता है। वस्तु को दी गई जो स्थिति है उसके लिए एक तल के सापेक्ष स्थिति जो ऊर्जा जो है वो कोई विशेष मान हो सकता है, और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान। मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है तल पे। तो जैसा तल होगा उसके सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का मान भी उसी के आधार पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। तो जो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां हैं उनकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयां हैं उनके अंतर पर निर्भर करता है, ना कि उस रास्ते पर जिस पर कि वस्तु ने गति की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे मेनली क्या है, वस्तु की जो स्थितियां हैं उन पर निर्भर करता है और उनकी ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है उसके अंतर पर। ऐसी स्थिति दिखाई गई है कि जहाँ पे एक चित्र है वहाँ पे ऐसी स्थिति दिखाई गई है कि जहाँ एक गुटका है जो कि A से स्थिति B तक दो विभिन्न पथों से पहुँचाया गया। एक A जो है गुटका है वो B स्थिति तक के दो अलग अलग पथ हैं उनके द्वारा पहुँचाया गया है। मान लीजिए कि ऊंचाई क्या है AB, हाइट यहाँ पे सेम है। दोनों ही स्थितियों में वस्तु द्वारा किया गया कार्य mgh है, कार्य सेम है। ठीक है, ये A जो है गुटका है जिसको B तक के पहुंचाया गया, पहली वाली स्थिति में सीधा पथ है, पथ एक वही ऊंचाई सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो है पथ 2 में जो थोड़ी सी डायरेक्शन अलग अलग कर दी गई है, तो ये जो है थोड़ा तरीका चेंज कर दिया गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया। ठीक है, 10 किलोग्राम की। तो इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड दिया गया है, सेकंड स्क्वायर। वस्तु का द्रव्यमान क्या है, 10 kg। विस्थापन कितना है, हाइट ऊंचाई में 6 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण कितना गया है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इक्वेशन जो हमारी थी स्थितिज ऊर्जा वाली, वो क्योंकि हाइट मांगी गई है, हाइट है तो फिर जाहिर सी बात है स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पे बात की जाएगी। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, 10 यहाँ पे kg हो जाएगा, जी का मान 9.8 हो जाएगा और ये h जो है 6 मीटर। तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आया, 588 जूल। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दिया है कि परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 12 kg है। स्थितिज ऊर्जा EP = 480 जूल है। तो EP = क्या है, mgh। EP यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा उसका मान तो दिया गया 480 जूल, m की वैल्यू कितना है 12 kg और g का मान 10 मीटर पर सेकेंड, हमें हाइट निकालनी है। तो h = ये पूरी जो वैल्यू है वो सारी डिवाइड में आ जाएगी। तो जब सॉल्व करेंगे 120 से 480 को, ठीक है, क्योंकि अब ये 12 में जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 120 kg हो जाएगा ना, तो कितना आंसर आएगा, 4 मीटर आएगा। तो वस्तु कितनी हाइट पर है, 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब हमारी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है और जो हेडिंग है वो है, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय है, क्या चेंजेबल है सारे रूप। तो आइए देखते हैं, क्या हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। प्रकृति में हमें ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से हमें जो है ऊर्जा रूपांतरण का हमें जो प्रकृति में हम देखते रहते हैं। तो क्रियाकलाप के आधार पर देखिए, छोटे समूह में बैठिए। तो प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण की विभिन्न विधियों पर विचार करें। जैसे यहाँ पे अपने समूह में निम्न प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श करें कि
हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। उनमें जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो किसका होता है, सौर ऊर्जा का, किसमें, केमिकल एनर्जीज में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है, उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों बहती है, ठीक है। और कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने हैं। फिर किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण द्वारा जल चक्र को बनाए रख, जल चक्र जो है वो किस प्रकार की जो ऊर्जा रूपांतरण है उसके द्वारा बना हुआ है। फिर क्रियाकलाप है कि अनेक मानव क्रियाकलापों तथा हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जुगतों में ऊर्जा रूपांतरण सम्मिलित है। जो जो हम काम करते रहते हैं उन सब में ऊर्जा रूपांतरण सम्मिलित है। इस प्रकार के क्रियाकलापों तथा जुगतों की एक सूची बनाई है। प्रत्येक क्रियाकलाप या जुगत में पहचानिए कि किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको पहचानने की कोशिश करिए कि ऊर्जा रूपांतरण जो है वो किस तरीके से। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ सकते हैं कि जैसे कि आप जो है, आपके पास कोई या ये समझ सकते हैं कि अगर आप दही मथ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वर्क करेंगे और दही में, यानी कि आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो उसकी जो है थोड़ी, दही मथते मथते क्या हो जाएगा, वो जो है थोड़ी सी दही गर्म हो जाएगी, तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा किस में हो जाएगी, थोड़ा हीट एनर्जी में हो जाएगी, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो है बल्ब का जो जलना, ठीक, तो इसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है वो किस में, प्रकाश ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे कई सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन सब में जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। तो यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए भी गए थे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग ने क्रियाकलाप ऊपर दिए गए हैं उनको हम यहीं पे ही क्लियर भी करेंगे। हमने सीखा है कि जो ऊपर क्रियाकलाप दिए गए हैं उनके आधार पर कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होगा। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ये यहाँ पे जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि ऊर्जा रूपांतरण की जब अवस्था होती है तो निकाय की जो कुल टोटल जो इसकी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो अपरिवर्तित रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी जो है उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। अभी हम लोग ने ऊपर जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा कि कोई हथौड़ा है, ठीक है, उसको h ऊंचाई तक जब ऊपर उठा के लेकर के जाते हैं तो हमारे अंदर, यानी हमारे हाथों की जो ऊर्जा है वो हथौड़े में चली जाती है। और हथौड़े में किस रूप में संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। फिर वही हथौड़ा जब नीचे कील पर गिरता है तो वही स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में, ठीक है। गतिज ऊर्जा में वो ट्रांसफर जो है वो चेंज होकर के, ऊर्जा में कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस वो जो है स्थितिज से गतिज ऊर्जा में चेंज हो गई, उसका रूप परिवर्तित हो गया। तो ये ना तो इसकी जो है उत्पत्ति होती है ना ही इसका विनाश होता है। रूपांतरण की पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। एक सरल उदाहरण पर विचार कीजिए। यहाँ पे एक जो है एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें देखते क्या है। तो यहाँ पे देखिए, m द्रव्यमान की एक वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा उसमें होगी mgh, ठीक है, तथा गतिज ऊर्जा उसमें शून्य थी। जब शुरू में जब वो जो है ऊंचाई पर थी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा mgh थी, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या थी, शून्य थी। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है, यह शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है, इस वजह से गतिज ऊर्जा शून्य है, ठीक है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब ये वस्तु गिरती है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा किसमें, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि किसी दिए हुए छड़ पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, हाफ mv² होगी। तो इस प्रकार जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किसमें परिवर्तित हो गई, गतिज ऊर्जा में, ठीक है। यदि किसी दिए हुए छड़ पर वस्तु का जो वेग है वो v है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। तो वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h जो होता है वो 0 हो जाएगा। इस अवस्था में वस्तु का जो अंतिम वेग है वो v अधिकतम हो जाएगा और इसलिए अब जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। और शुरुआत में क्या था, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी और जो है प्रारंभिक जो वेग था वो जो है शून्य था, तो इसलिए गतिज ऊर्जा शून्य के बराबर थी, मतलब न्यूनतम में आ रही थी, और स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम थी। और एंड आते आते जो v जब अधिकतम हो गया तो गतिज ऊर्जा अधिकतम हो गई और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो गई। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग जो है वो समान रहता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर राशि। तो इसलिए mgh प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू अचर, ठीक। तो ये जो है क्या हो जाएगा, चेंजेबल नहीं है इसमें कुछ भी।
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसी की कुल यांत्रिक ऊर्जा है। अगर स्थितिज ऊर्जा और जो है गतिज ऊर्जा का योग किया जाए तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगा। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे जैसे पिंड जितनी स्पीड में नीचे गिरता जाएगा। यहाँ पिंड की गति पर वायु के प्रतिरोध के प्रभाव की उपेक्षा की गई है, इसकी अभी यहाँ पे बात नहीं की गई। ठीक है, इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता रहता है। स्थितिज ऊर्जा जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। अब एक यहाँ पे क्रियाकलाप करके देखते हैं इसमें क्या दिया गया। 20 kg द्रव्यमान का कोई एक पिंड है जो कि 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे सारणी दी गई है। ये जो सारणी है इसमें क्या है, ऊंचाई अलग अलग ऊंचाई दी गई है मीटर में। ठीक है, भूमि के ठीक ऊपर भी दिया गया है। तो यहाँ पे एक ले लीजिए, मान लीजिए 4 ले लिए, ये मीटर ऊंचाई दे दी है। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला E=mgh, यहाँ पे m जो है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊंचाई जहाँ पर पिंड स्थित है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अब जाहिर सी बात है mgh यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें खाली यहाँ पे स्थिति दी गई है ना, तो इसमें जो वेट दिया जाएगा ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया ना, वस्तु का वेट वगैरह भी दिया गया। तो क्या दिया गया, द्रव्यमान जो दिया गया है वो 20 kg दिया गया है और पिंड जो है वो 4 मीटर की ऊंचाई पे दिया गया। ठीक है, और हेल्प के लिए यहाँ जी का मान हम 10 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो अब ये 20 आ जाएगा, तो यानी कि इधर क्या हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 20 kg हो जाएगा, जी की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी और हाइट कितनी दी गई है, हाइट जो है वो 4 हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। जी का मान मीटर पर सेकेंड में है तो वहाँ पे 20 kg ही रखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो था 20 × 10 × 4, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारी EP आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में m की वैल्यू 20 रखेंगे। ठीक है, और इंटू जो उसका जो वेग है वहाँ, क्योंकि mv²/2 रखा जाएगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्योंकि देखिए जो mgh स्थितिज ऊर्जा तो यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि हाइट दिया गया है। काइनेटिक एनर्जी में तो ये जो v है वो उसको निकालने में प्रॉब्लम होगी, इसके जो है अलग तरीके से उसको किया जाएगा। तो जैसा जैसा अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किधर हो जाएगी, भूमि से ठीक ऊपर जो है वो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 12 mv² के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये यांत्रिक मान यांत्रिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो परिकलन में सुविधा के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है। अलग अलग जो है इसमें जो क्वेश्चन हैं उनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें विचार करना है। यदि प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण संभव नहीं होता तो क्या होता है। एक विचार के अनुसार ऊर्जा रूपांतरण के बिना जीवन संभव नहीं हो पाता है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल इससे सहमत है, क्योंकि देखिए जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो ऊर्जा रूपांतरण के कारण ही तो बनाते हैं। सूर्य की जो ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके तभी वो भोजन का निर्माण करते हैं। अगर ऊर्जा का रूपांतरण ना होता तो ये संभव नहीं होता, ये संभव नहीं होता तो हम जीवित ना होते। फिर आगे देखते हैं कार्य करने की दर। क्या हम सब एक ही दर से कार्य, एक ही जो है दर है उससे कार्य करते हैं? क्या मशीनों ऊर्जा का जो मशीन है ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती हैं? अभिकर्ता जो एजेंट हैं जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। तो आइए इन निम्न क्रियाकलापों से इनको समझें। तो देखिए पहले क्या है, दो बच्चे मान लीजिए ए तथा बी के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों रास्ते पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं, दोनों 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं और मान लीजिए इस कार्य को करने में वो ए वाला जो है वो 15 सेकंड लेता है और बी वाला 20 सेकंड लेता है। फिर है प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्य के लिए जो यहाँ पे किया गया था कि दो बच्चे जो हैं यहाँ पे उनका जो द्रव्यमान है तो दोनों की ऊंचाई दे दी गई है। ठीक है, और 15-20 सेकेंड इनका जो है ये टाइमिंग दे दी गई। तो प्रत्येक बच्चे द्वारा जो कार्य है वो कितना किया गया है। दूसरा, किया गया कार्य समान है, किया गया कार्य जो है वो समान है, तथापि ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम है। बस कार्य जो इसमें जो डिफरेंस हुआ है वो कितना है कि कार्य तो इक्वल किए है लेकिन जो समय है बस उसी का ही फर्क है कि ए जो है उसने कम समय में सारा काम कर लिया, वही बी ने थोड़ा सा उससे ज़्यादा समय लिया है।
किस बच्चे ने दिए हुए समय यानी मान लीजिए 1 सेकेंड है उसमें अधिक कार्य किया है। तो अगर देखा जाए तो ए वाला जो है जिसने जल्दी काम कर लिया तो उसने जो है उसने अगर जो बाकी का उसका जो टाइम बचा उसमें अगर उसने और कार्य कर लिया तो उसने अधिक कार्य किया। ठीक है। अब एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा किसी यात्रा को कम समय में पूरी करा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए, हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसी मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार ये है कि ये कितनी तेजी से ऊर्जा परिवर्तन या कार्य करते हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। शक्ति क्या होती है? किए गए कार्य की जो गति होती है उसी को ये मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या कितनी देर से किया गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शक्ति की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की जो दर है उसी को ही हम शक्ति कहते हैं। यानी कि कोई कार्य जो है वो यहाँ पे दर बताई गई है ना कि कितने कम समय में कोई कार्य कितना जल्दी जो है किया गया है। यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या होगा? तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होगा। ये फॉर्मूला है पावर का। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, जहाँ पे डब्ल्यू कार्य है और टी समय है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है, तथा इसका जो प्रतीक है वो डब्ल्यू है। ठीक है। और ये मात्रक जो है जेम्स वॉट जो थे उनके सम्मान में ये रखा गया है। 1 वॉट उस अभिकर्ता यानी एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल पर सेकेंड हो तो शक्ति 1 वॉट होगी। ठीक है। तो ये इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया। अब 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा या 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, इस तरीके दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करेंगे। तो कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। और 1 किलोवाट इसको जो केवी है उसको 1000 वाट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर 1000 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक अभिकर्ता है यानी एजेंट है उसकी शक्ति समय के साथ बदलती रहती है। कोई एक अभिकर्ता है उसकी शक्ति जो होती है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में भिन्न दरों से कार्य करता है। यानी कि शक्ति की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग जो समय अंतराल हैं उनके आधार पर अलग अलग होती है। इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। तो वही औसत जो एवरेज पावर है, ठीक है, PAV अगर निकालेंगे तो कुल जो उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित कर देंगे, यानी कि WAV अपॉन TAV। तो इस तरीके से हम उसको विभाजित करके हम औसत जो शक्ति है उसको निकाल लेंगे। उदाहरण देखिए यहाँ पे 2 लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार जो है वो 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं, दूसरी का नाम बी। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए 20 सेकंड का समय लेती है, वही जबकि बी जो है वो 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। तो देखिए लड़की ए द्वारा व्यय की गई जो शक्ति है वो क्या है? लड़के का जो भार यानी mg है वो कितना है? 400 न्यूटन है। विस्थापन ऊंचाई जो है वो कितनी है? 8 मीटर है। दिया गया समय कितना है? t इक्वल टू 20 सेकेंड है। तो अब शक्ति का जो फॉर्मूला है वो किया गया कार्य बटे दिया गया समय। तो कार्य यही जो ऊर्जा है वही हम लेंगे। तो किया गया कार्य क्या है? उसका भार गुणे जो उसकी जो भी उसकी जितनी हाइट तक के उसने जो है तय किया था या जो भी ऊपर चढ़ी है। ठीक है। तो जो किया गया कार्य है वो mgh है, अपॉन लिया गया समय t है। mg की वैल्यू 400 n दी गई है और जो हाइट है वो 8 मीटर और 20 सेकेंड है। तो टोटल जो है शक्ति की जो पावर की वैल्यू आई है वो 160 वाट आई है। ये किसकी है? लड़की ए की। लड़की बी जो है उसके द्वारा जो भार है वो तो सेम ही है, 400 न्यूटन है। हाइट वो भी सेम है। समय इसने 50 सेकेंड लिया है, उसने 20 लिया था, इसने 50 सेकेंड। वही सेम 400 इंटू 10 अपॉन 50। तो इसने जो है वो कितना पावर इसकी लगी? 64 वाट। ठीक है। तो इसने जो है इसने 20 सेकेंड लिया था तो इसके 160 जो है पावर के जो है बराबर इसने इसकी शक्ति लगी और इनकी 64 लगी है। तो लड़की ए द्वारा व्यय की गई जो शक्ति वो 160 वाट है, जबकि लड़की बी द्वारा व्यय की गई जो शक्ति है वो कितनी है? 64 वाट। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इसमें है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान यानी जीना जो है उस पर दौड़ करके 45 सीढ़ियाँ 90 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। यहाँ पे हमें पावर निकालनी है, जहाँ पे जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो देखिए क्योंकि जी का मान इसलिए दिया गया, भार की बात की गई थी इसलिए। ठीक है।
लड़के का भार कितना है, mg इज इक्वल टू 50 kg, और g का मान यहाँ पे 10 दिया गया है। लड़के के भार में जो mg है, ठीक है, भार बराबर mg हो जाएगा, तो mg में जो द्रव्यमान है उसका वो कितना है, 50 kg है, और वही जो g का मान है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो टोटल उसका भार कितना होगा, 500 N होगा, न्यूटन। 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी होगी, तो हाइट हमें पहले से ही पता है, 15 जो है किलोमीटर दी गई थी, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई, सॉरी, जो हाइट दी गई है सीढ़ियों की वो 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो वैल्यू सब मीटर में हो रही है, तो इसको हम मीटर में रखेंगे, और सीढ़ियों की संख्या 45 है, तो h इज इक्वल टू 45 संख्या और गुणे जो 15 सेंटीमीटर, उसको जब मीटर में करेंगे तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करने के बाद 6.75 मीटर आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी। अब चढ़ने में लगा कुल समय 9 सेकेंड है, तो अब पावर हम निकाल लें। पावर का फॉर्मूला वही mgh/t रखेंगे, जहाँ पे mg जो है वो 500 N हो जाएगा, और हाइट जो है वो 6.75 हो जाएगा, 9 सेकेंड, तो टोटल जो वॉट शक्ति आएगी वो 375 वॉट आ जाएगी। तो लड़के की जो शक्ति होगी वो कितनी होगी, 45 जीना चढ़ने में, वो 375 वॉट होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। व्यावसायिक मात्रक ऊर्जा का क्या है, जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। ये तो एक छोटी, बस सबसे छोटा मात्रक है ना ये ऊर्जा का, इसलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं, जिसे हम किलोवाट घंटा कहते हैं। यहाँ कहा गया है व्यावसायिक मात्रक के रूप में जिसका यूज़ किया जाएगा, तो किलोवाट जो है घंटा, इसे कहते हैं। 1 किलोवाट से क्या तात्पर्य है, मान लीजिए कि हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है, ठीक है, 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाएं तो ये 1 किलोवाट घंटा जो है वो यूज़ करेगी। तो यही तो है, 1 किलोवाट हो जाएगा, 1000 जूल अगर ऊर्जा वो यूज़ कर रही है, वो भी कितने, 1 घंटे तक लगातार, ठीक है। उसके बाद है कि ये 1 किलोवाट जो है घंटा ऊर्जा व्यय करेगी। इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय की जाती है। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास जो हो जाएगा वो 36 लाख जूल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो घरों में, उद्योगों में तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को प्रायः किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए एक महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को हम यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। यूनिट ही तो हम लोग चेक करते हैं, जहाँ पे एक यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट घंटा, तो इसी से ही जो है ये अनुमान लगा लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए, यानी किलोवाट पर घंटा में हमें निकालना है। तो विद्युत बल्ब की शक्ति जो है वो 60 वाट दी गई है, इसको हम किलोवाट में लिख लेंगे। तो किलोवाट 60 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, वाट से किलोवाट में जाना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 0.06 किलोवाट आ जाएगा, ठीक। तो विद्युत बल्ब की जो ये शक्ति है वो इतनी होगी। उपयोग किया गया जो समय है वो कितना है, 6 घंटा, तो ये तो टाइम तो आर में दिया ही गया। अब ऊर्जा जो है वो शक्ति, तो ऊर्जा हमें यहाँ पे निकालनी है ना, क्योंकि अब हमें मेन जो कार्य किया गया होगा वो कितनी देर किया गया होगा, तो ऊर्जा निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शक्ति गुणे लिया गया जो समय है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर जो थी वो कितनी थी, 0.06 किलोवाट थी, और पर जो घंटा में वो टाइमिंग दे दी गई थी, तो टोटल जो है वो 0.36 किलोवाट पर आवर हो गया। तो यानी कि एक जो बल्ब है, जो कि जो है यहाँ पे जो बल्ब था वो 60 वाट का जो बल्ब था, वो 6 घंटे तक जब जलेगा, एक दिन में वो टोटल 6 घंटे तक जो जलेगा, तो 0.36 यूनिट वो खर्च करेगा। तो बल्ब द्वारा 0.36 यूनिट खर्च होगी। एक क्रियाकलाप यहाँ पे देखिए कि अपने घर में विद्युत परिपथ में लगे विद्युत मीटर को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जिसे आप करके भी देखिएगा कि, तो और ये जो किलोवाट पर घंटा वाली जो यहाँ पे प्रोसेस है, सो और अच्छे समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे अपने घर में विद्युत परिपथ में लगे जो विद्युत मीटर है उसे ध्यानपूर्वक देखिए। इसके लक्षणों का बारीकी से प्रेक्षण कीजिए। प्रतिदिन प्रातः तथा शाम, मतलब कि सुबह सुबह और शाम में 6:30 बजे मीटर का पाठ्यांक नोट करें। सुबह 6:30 बजे और शाम के 6:30 बजे। इस क्रियाकलाप को लगभग 1 सप्ताह तक कीजिए। उसके बाद दिन के समय कितनी यूनिट व्यय हुई, इसे देखिए। रात के समय में कितनी यूनिट व्यय हुई, इसे देखिए। अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। पूरी एक सारणी में पूरे 1 सप्ताह का अपना जो भी आपने मेजरमेंट किया उसे लिखते जाइए। अपने आंकड़ों से निष्कर्ष निकालिए। अपने प्रेक्षण की तुलना विद्युत के मासिक बिल में
अब ये जो आपने प्रेक्षण निकाल रखा है उसकी तुलना विद्युत का जो मासिक मिल महीने का जो बिल आता है उसमें दिए गए विवरण जो दिए जाते हैं ना, पूरे जो बिल में दिए जाते हैं इलेक्ट्रिक बिल में, उससे कीजिए कि किस हिसाब से बिल आपका लिया जाता है। तो किन्हीं विशेष विद्युत उपकरणों द्वारा व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का आकलन भी किया जा सकता है कि कौन से उपकरण से कितनी ज़्यादा जो है ऊर्जा का व्यय हो रहा है। इसके लिए जो है विभिन्न उपकरणों के ज्ञात वॉटेज जो वॉट है तथा उनके उपयोग के समयों को सारणीबद्ध किया जा सकता है कि कौन सा, जैसे अगर हम पूरे दिन का जो है टाइम ड्यूरेशन अगर हम चेक कर ले, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट का भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितनी ज़्यादा पावर ले रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।